Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Jagir or the Jagirdari system. This system was in continuation with the Mansab rank. This topic we already covered. Mansab rank or the Mansabdari system. These both the system they complement and supplement to each other. Okay, now let's start. Now there is an old age practice that is prevalent in India, and that is the assignment. That is the assignment of a piece of land to an individual. किसी individual को दिया जाता था for the purpose of the collection of revenue or the revenue collections in lieu of their cash selling. ये जो एज ओल्ड प्रैक्टिस थी दैट इज प्रेवलेंट इन इंडिया. ओके, अगर हम दिल्ली सल्तनत में देखें, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड सच असाइनमेंट्स जो थे उनको कहा जाता था इक्तास, और जो उनके होल्डर्स होते थे उनको कहा जाता था इक्तादार्स. ओके, ड्यूरिंग द मुगल टाइम, ठीक है, और द मुगल एम्परर्स ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड दिस सिस्टम्स. और जो एरिया असाइन किया करते थे वो दीज एरियाज आर द जागीर, और जो उसके होल्डर्स होते थे उनको जागीरदार्स कहा जाता था. ओके, अच्छा, ये जो होल असेसमेंट का सिस्टम है इसमें जो भी जिसको कोई भी पीस ऑफ द लैंड ग्रांट की जाती थी उसको राइट टू लैंड नहीं दिया जाता था, बट ओनली गिवन द राइट टू कलेक्ट the revenue or the income from the piece of the land that was granted to him by the state. उसका कोई भी राइट नहीं होता था लैंड पे. ओके, नो इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. अच्छा, नाउ ड्यूरिंग मुगल एम्परर जो फ्रेमवर्क था इस जागीरदारी सिस्टम का, इट वॉज बिगिन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर. ओके, and with the passage of time these systems underwent several transformations or modifications during the later Mughals. Now let's start before the Akbar. Now both Babur and Humayun, during their time period, they continued the collection of the revenue. They continued the collection of the revenue from the assigned territories through the systems of Wajaha, and their holder are known as the Wajahadars. But ये जो सिस्टम था ये अकबर ने कंटिन्यू नहीं रखा, और अकबर इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम्स दैट इज द मनसबदारी सिस्टम्स. अच्छा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अकबर और द मुगल एम्पायर, जो टेरिटरी होती थी अंडर मुगल एम्पायर, दे वर ब्रॉडली क्लासिफाइड और ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ लैंड. फर्स्ट इज द खलीसा जो होती थी, दीज आर द क्राउन लैंड, दैट लैंड दैट वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग, और इससे जो भी रेवेन्यू होता था, ठीक है, जो बहुत कलेक्टेड होता था एंड डिपॉजिटेड इन द इंपीरियल ट्रेजरी. और सेकेंड टाइप ऑफ लैंड कौन सी होती थी, दैट इज द टेरिटरी कौन सी होती थी, जागीर्स, जो कि ग्रांट की जाती थी जागीरदार को इन लिeu ऑफ देयर सैलरी. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द रैंक ऑफ जागीरदार, जो भी जागीरदार की रैंक होगी, ओके, दे असाइन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन लिeu ऑफ देयर कैश इन सैलरी. और जो मैक्सिमम एरिया ऑफ टेरिटरी होती थी, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया ग्रांट किया जाता था, दैट वाज असाइंड टू मनसबदार्स. हु आर द मनसबदार्स? वी विल ऑलरेडी कवर्ड इन अवर अर्लियर लेक्चर, प्लीज गो एंड वॉच इट. ओके, तो मनसबदार को असाइन की जाती थी सबसे ज़्यादा टेरिटरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक. जितनी भी उनकी उस हिसाब से रैंक होती थी, 500 होती, 5000, तो उस हिसाब से उनको मीन्स असाइन किया जाता था. ओके, नाउ जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू होता था, ठीक है, जो भी एस्टिमेटेड रेवेन्यू है from the territory was called जमा ओ जमादारी. ठीक है, और ये किसमें कैलकुलेट किया जाता था? इट वॉज कैलकुलेटेड
इन दी दाम, और दाम क्या है, दाम ये जो है ये स्मॉल कॉपर कॉइन है और स्मॉल करेंसी यूनिट है। ओके, नाउ जनरली जो जमा होता था इट इंक्लूडेड द लैंड रेवेन्यू। जमा में क्या क्या होगा, इट इंक्लूडेड द लैंड रेवेन्यू अलॉन्ग विद द इनलैंड ट्रांसिट ड्यूटीज इंक्लूड होती थी इसमें, अलॉन्ग विद द पोर्ट कस्टम्स प्लस अदर टैक्सेस, जो भी अदर टैक्सेस स्टेट लिवाइव करता था। तो ये सारी के सारी जमा में इंक्लूड होती थी। ठीक है, अच्छा, दिस इज ऑल्सो नोन एज दी, जो जमा है उसको ऑल्सो नोन कहते थे और द सैर जिहात। नाउ ये जमा हो गया, दैट विल इंक्लूड द लैंड रेवेन्यू, इनलैंड ट्रांसिट ड्यूटीज, पोर्ट कस्टम्स अलॉन्ग विद द अदर टैक्सेस। नाउ एज पर द स्टेट, ये जो जमा होता था ये सैलरी होता था जागीरदार्स की। ओके, बट एक्चुअल में एक और टर्म यूज होती है, दैट इज द हासिल। हासिल होता था द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द जागीरदार्स। ठीक है, जमा तो स्टेट ने बताया कि जो इट विल इंक्लूड सारा सबको एस्टिमेट करके बताया कि जमा 500 रुपीज़ है, बट जो हासिल हुआ वो जो जागीरदार को जो एक्चुअल अमाउंट जो हासिल हुआ वो 400 रुपीज़ हुआ या 550 हुआ, वो एक्चुअल हासिल होता था। ठीक है, लेकिन जनरली कंडीशन में क्या होता था, ये जो जमा है ये हमेशा मीन्स इन्फ्लेटेड होता था इन कंपेरिजन टू हासिल, यानी जो हासिल होता था इट वॉज ऑलवेज लेस देन दी जमा। ठीक है, जमा हमेशा हासिल से ज़्यादा होता था। ओके, नाउ सो देर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ जागीर्स और द रेवेन्यू असाइनमेंट्स। ठीक है, तो ये जो जागीर है देर आर द सेवरल टाइप्स। अच्छा, फर्स्ट इज दी जागीर तनख्वाह और दी तनख्वाह जागीर। ये जो जागीर होती थी दे वर गिवन इन ल्यू ऑफ देयर पे ऑल द सैलरी, एज द नेम सजेस्ट, दैट इज दी तनख्वाह जागीर। सेकेंड होती थी मशरूत जागीर। मशरूत जागीर क्या होती थी, दीज आर द जागीर्स गिवन टू अ इंडिविजुअल्स, एक इंडिविजुअल्स को दी जाती थी ऑन अ सर्टन कंडीशंस, एंड दीज आर टेम्परेरी जागीर। ओके, थर्ड इज द इनाम जागीर। ठीक है, दीज आर द जागीर्स विद नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ सर्विस। इसमें नो इन्वॉल्वमेंट, कोई भी इन्वॉल्वमेंट ऑब्लिगेशंस की नहीं है, ऑब्लिगेशंस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, और ये जो इनाम जागीर्स होती थी दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ रैंक। ओके, वो रैंक के बेसिस पे नहीं ग्रांट की जाती थी। लास्ट इज दी वतन जागीर। वतन जागीर, दीज आर द जागीर्स that are assigned to the zamindars in their homelands. That is why these jagirs are known as the वतन जागीर्स। ठीक है, ऑफ दिस वेराइटीज तनख्वाह जागीर्स जो होती थी, तनख्वाह जागीर्स वर ट्रांसफरेबल फॉर एवरी 3 to 4 years। ठीक है, सो ये जो तनख्वाह जागीर्स हैं दीज वर ट्रांसफरेबल जागीर्स हैं और ये फिक्स नहीं रहती थी, हर 3 और 4 years में इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, जो भी ठीक है, जो भी ट्रांसफर जागीर्स होती थी, तनख्वाह जागीर होती थी। ऑन दी अदर हैंड जो वतन जागीर्स थी, दीज आर दी हेरिडिटरी जागीर्स। ओके, एट द सेम टाइम्स दे आर ऑल्सो नॉन transferable. Apart from that, yet all these type of the jagirs were liable for conversions, एक से दूसरे में और दूसरे से थर्ड में और थर्ड से फर्स्ट में। सो ये सारी की सारी जो जागीर्स थी दे आर लाइबल फॉर कन्वर्जन्स। ओके, सो इन दिस वे ये जो जागीरदार्स हैं दे वर अलाउड टू कलेक्ट ओनली द स्टिपुलेटेड अमाउंट दैट वाज फिक्स्ड बाय द किंग। ठीक है, जो स्टिपुलेटेड अमाउंट है,
स्टिपुलेटेड अमाउंट जो फिक्स किया है किंग ने वो कौन सा है, दैट इज द जमा जो भी फिक्स किया है किंग ने फॉर द जागीरदार्स के लिए। ओके, नाउ द जागीरदार्स कलेक्टेड द रेवेन्यू थ्रू हिज ओन ऑफिशियल्स। ठीक है, अब ये जो जागीरदार्स होते थे ये अपने ऑफिशियल्स लगाते थे इन ऑर्डर टू कलेक्ट द रेवेन्यू, और उन ऑफिशियल्स को डिफरेंट नेम से जाना जाता है। फर्स्ट इज द कारकुन, अनदर इज द अमीर और द फतेदार। These are the some of the names which are given to the officials that was appointed by the Jagirdars in order to collect the revenue. अच्छा, in this Jagirdari systems there are some elements of checks and balances. Elements of checks and balances because to ensure that ये जो जागीरदारी सिस्टम है they work both smoothly and efficiently. Now what are these elements of checks and balances? Now जो imperial bureaucracy थी they kept a vigilant watch over the जागीरदार्स, क्योंकि जो स्टेट ने उनको असाइन किया है जमा, कहीं ऐसा तो नहीं है जो लैंड रेवेन्यू उनको बताया गया वो उससे ज़्यादा ले रहे हो। ठीक है, सो इन दिस वे जो इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी थी वो स्ट्रिक्ट विजिलेंट रखती थी ओवर दिस जागीरदार्स। ओके, सो जो दीवान ऑफ द सूबा होता था सो टू इट दैट द जागीरदार्स नेवर हैरेस द पीजेंट फॉर द एक्सेस पेमेंट्स। ठीक है, जो दीवान होता था, दीवान ऑफ द सूबा, उसको मीन्स उसको ये ऐसे उसको एक फंक्शन था कि वो देखे कि जागीरदार जो हैं वो हैरेस ना कर पाए पीजेंट्स को इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द मोर रेवेन्यू और फॉर द एक्सेस ऑफ पेमेंट। ठीक है, नाउ अगर हम देखें फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ द रेन ऑफ अकबर, 20th year of the reign of the Akbar, what was happened? An Amir was also appointed or Amir was posted. अमीर को पोस्ट किया जाने लगा इन दिस सुब्बा। ठीक है, टू सी दैट जो जागीरदार्स हैं दे आर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, जागीरदार्स हैं दे आर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं दी रॉयल ऑर्डर्स जो भी उनको स्टेट इशू कर रहा है, रॉयल ऑर्डर्स। ठीक है, नाउ अगर समटाइम्स कुछ ऐसा भी हो जाता था ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द डिफिकल्टी जागीरदार्स टुक द हेल्प ऑफ द फौजदार फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो जागीरदार को ये पावर भी दी जाती थी कि यू कैन यूज समटाइम्स ड्यूरिंग द डिफिकल्ट कंडीशंस कि फौजदार कि अगर कहीं रिवॉल्ट हो गया है या फिर कोई मना कर रहा है रेवेन्यू देने से कि आप फौजदार की मदद ले लो इन ऑर्डर टू और बेसिकली फॉर द स्मूथ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नाउ अगर हम देखें ड्यूरिंग द लेटर पीरियड ऑफ औरंगजेब, ये तो अकबर का हो गया, फिर ड्यूरिंग द अगर हम औरंगजेब का टाइम पीरियड देखें, ड्यूरिंग द औरंगजेब रेन व्हाट विल हैपन? सो दे अरोज अ क्राइसिस ऑफ जागीरदारी सिस्टम, क्राइसिस ऑफ जागीरदारी सिस्टम एंड this in turn lead to the crisis in the Mughal Empire. So ये चेन रिएक्शन उसने स्टार्ट करी थी एंड डेफिनेटली इट विल play an important role or the one of the factor in the decline of the Mughal Empire. Okay, and okay, so it was as a one of the factor that was responsible for the decline of the Mughal Empire. अब ये क्या है? That is जो ये जागीरदारी क्राइसिस क्या है? Look, under the Mughal systems जो मनसबदार थे they were paid either salary in cash or granted जागीर्स in lieu of that. ठीक है, now ध्यान से सुना, now जो मनसबदार थे they were either paid their salary, उनकी जो सैलरी थी either उनको कैश में पेड किया जाता था और उनको जागीर दे दी जाती थी उनकी सैलरी के लिए। नो स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द औरंगजेब क्या हुआ, जो स्टेट ट्रेजरी थी इट्स गोइंग टू एग्जॉस्ट। ठीक है, वो काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट हो गई थी। इट इज़ बिकॉज ऑफ द औरंगजेब कैंपेन्स, मिलिट्री कैंपेन्स, स्पेशली दी सदर्न इंडियन कैंपेन। ओके, सो इन्होंने जो इस कैंपेन्स ने ये जो वॉर्स कर रहे थे वेरियस फ्रंट्स और वेरियस रूलर्स, ठीक है, तो इसने स्टेट ट्रेजरी एग्जॉस्ट कर दी। अब जो ये मनसबदार थे इनको जो कैश में सैलरी का देने का जो ऑप्शन था इट वॉज नो मोर और आउट ऑफ द क्वेश्चंस, बट जो ओनली अवेलेबल ऑप्शन बचता था वो था जागीर ग्रांट करके उनकी सैलरी देने का। ठीक है, एट द सेम टाइम
जो ग्रांट ऑफ द सैलरी वुड ऑल्सो बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट हो गई। फॉर दो, अब उन्होंने क्या किया, फॉर दो द नंबर ऑफ द मनसबदार्स इंक्रीज रैपिडली बट एट द सेम टाइम देयर वाज नो इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द जागीर इन द सेम प्रोपोर्शंस। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ मनसबदार्स तो इंक्रीज होते जा रहे थे, बट अब जो जागीर थी वो सेम थी, वो इंक्रीज नहीं होती जा रही थी इन द सेम प्रोपोर्शन में जिस तरीके से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब जो मनसबदार्स इंक्रीज हो रहे थे। So thus there was a lack of the sufficient jagirs, अब sufficient jagirs भी नहीं बची थी in order to pay them, so they required for the growing number of the mansabdars awaiting grant of jagirs। ठीक है, in order to placate the nobility and to safeguard their power, अब king क्या करने लगे, king give their crown land, that is the Khalisa land that was directly under the किंग कंट्रोल। अब वो खलीसा लैंड को एज ए जागीर ग्रांट करने लगे। ओके, सो अब ये क्या हुआ, दिस रिजल्टेड इन द मेजर डिप इन द फ्लो ऑफ द रेवेन्यू। अब जब आप मेन लैंड जो आपकी डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल है और जो कि फर्टाइल लैंड है जो इन एंड अराउंड द स्टेट होती है खलीसा लैंड, अब आप उसको ही ग्रांट करने लगे एज ए जागीर, तो उसका क्या होगा, सो बेसिकली इट डिक्रीजेज द फ्लो ऑफ रेवेन्यू। एक तो आपके जो ट्रेजरी है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो रही है ड्यू टू द वेरियस मिलिट्री कैंपेन्स रनिंग बाई दी औरंगजेब ऑन दी वेरियस फ्रेंड्स, और दूसरा अगर आप क्राउन लैंड दे दोगे तो जो आपका रॉयल ट्रेजरी है वो भी कम हो गई। सो दिस इनविटेवली लेड टू द डिक्लाइन द पावर ऑफ द मुगल एम्परर्स। ओके, so this jagirdari crisis था, it was quite apparent during the end of the reign of Aurangzeb and it became so acute that जो later मुगल emperors आए उनके लिए that the state systems itself ultimately collapsed under its own weight, वो कुछ भी संभाल नहीं पाए आफ्टर द औरंगजेब जो भी आए। अगेन विद द कोलैप्स ऑफ जागीरदारी सिस्टम, जब जागीरदारी सिस्टम का कोलैप्स हुआ, ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल होल ऑफ द मुगल एम्पायर was also complete। okay, now one more thing, that is जो all जागीरदार जो होते थे they were the mansabdars, but जो mansabdars होते थे they were not necessarily all mansabdars are not necessarily the जागीरदार्स। ओके, बिकॉज हमने देखा जो सम ऑफ द जो मनसबदार्स होते थे दे वर आइदर पेड इन कैश और दी जागीर्स, बट जो जागीरदार्स होते थे उनको जागीर से ही उनकी सैलरी दी जाती थी। ओके, सो इन दिस वे ऑल द जागीरदार्स आर द मनसबदार्स बट ऑल द मनसबदार्स आर नॉट जागीरदार। सो दिस इज ऑल अबाउट द जागीरदार topic। I hope you like this video. Please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.